कार्रवाई की वो चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। पूरी दुनिया में एक खलबली मची हुई है और मशरक़ वुस्ता एक मरतबा फिर बड़ी जंग के दहाने पर खड़ा है और यहाँ पे अमन व अमान को शदीद ख़तरा हो सकता है। ये एक बड़ी जंग भी हो सकती है, ये ऑपरेशन भी हो सकता है, यानी इसराइल ने इसको नाम दिया है राइजिंग लाइन, एक जागता हुआ शेर जो है उसका ये ऑपरेशन है। और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने इसके ऊपर नेतन्याहू ने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी जारी किया है। कुछ 7 मिनट का स्टेटमेंट है, मैंने वो सुना है। उसमें वही सारी बातें हैं जो इराक पे अटैक से पहले की गई, वही सारी बातें हैं जो अफगानिस्तान पे अटैक से पहले की गई, वही सारी बातें, वो एपिसोड रिपीट होती है जो लिबिया के ऊपर अटैक से पहले की गई, जो शाम के ऊपर अटैक से पहले की गई। अब ईरान के ऊपर हमले से पहले भी उससे मिलती जुलती बातें की जा रही हैं। और लुब्बे लुबाब उसका ये है कि इनका कहना है कि ईरान एटमी हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच गया है। तो मेरा सवाल ये है कि एटमी हथियार तो अमेरिका के पास भी है, रशिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास, इंडिया के पास है, फ्रांस के पास है और वो मलेशिया के पास है। तो ईरान के पास क्या हो जाएगा? हथियार तो इसराइल के पास भी बड़े खौफनाक हैं। का बहाना बनाकर इराक पे अटैक किया गया, आज तक इराक नहीं हुआ। मैं सन 2000 की एक वीडियो देख रहा था, 2002 की, यही नेतन्याहू की, जब वो इराक के ऊपर हमले की हमायत कर रहे थे। और जब इसने इराक के ऊपर हमले की हमायत की तो ये कहा था कि दुनिया में अमन आ जाएगा और इराक बड़ा सद्दाम के बाद। लेकिन आपने देखा कि उसका क्या चल रहा है, के अंदर लगी हुई आग बुझ ही नहीं रही, अंदर आग लगी हुई है। पूरे मशरिक़ वुस्ता के अंदर बहुत सारे ममालिक जहां पे मगरबी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और उसके इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वहां पे हालात। अब ईरान जो है वो एटमी सलाहियत हासिल कर, और ये वो एतराफ़ भी करते हैं, वो ये कहते हैं बिल्कुल हम ये कर रहे हैं, हमारा ये हक है। इनके पास मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी है। ईरान ने बहुत सारे मिसाइल बनाए हैं, इनमें से हैं जो जाके वहां पे अटैक कर सकते हैं। यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट ईरान के पास हथियार है जो जा सकता है इसराइल तक, उसका नाम है शहाब 3। ये ऐसा मिसाइल है कि ये जाके इसराइल को हिट कर सकता है, क्योंकि इसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर और इससे ज़्यादा है। अब जब इसकी रेंज आप लेते हैं तो ये इसराइल तक जाता है। बाकी जो ईरान के हथियार है शहाब 1, ये 300 किलोमीटर तक जाता है, ये इसराइल तक नहीं पहुंच सकता। इनके पास फतह मिसाइल है, वो 500 किलोमीटर तक जाता है। शहाब 2 जो है वो भी 500 किलोमीटर तक जाता है। जुल्फ़िकार है वो 700 किलोमीटर तक जाता है। कायम 1 है वो 750 किलोमीटर तक जाता है। लेकिन कुछ मिसाइल्स ईरान के पास ऐसे हैं जो इसराइल तक जा सकते हैं। ईरान ने ड्रोन्स के ऊपर और मिसाइल्स के ऊपर काम किया। इसराइल के खतरे को लेकर या इसराइल के मामले को लेकर ईरान की 2 स्ट्रेटेजीज रही है। एक तो ईरान जो मुज़ामती ग्रुप है उनको सपोर्ट करता रहा, इसराइली जुल्म और ज्यादती के खिलाफ ईरान ने सपोर्ट किया, हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया, दीगर तंजीमों को सपोर्ट किया। और इसराइल बड़े लंबे अरसे से अटैक करता आ रहा है ईरानी कमांडर्स के ऊपर या उन लोगों के ऊपर जो ईरान के साथ जुड़े हुए हैं या जो इसराइल के खिलाफ काम कर रहे हैं, जैसा कि इन्होंने लबनान में किया, बैरूत में किया, जैसा कि इन्होंने शाम में किया और दीगर आसपास के मुल्कों में इसराइल ने ऑपरेशंस की हैं इंटेलिजेंस बेस्ड, और उन्होंने बड़े अहम कमांडर्स को शहीद किया है इसराइल ने। अब ये उनकी इंटेलिजेंस है, उनका इंटेलिजेंस का एक तरीक़ाकार है जिसमें वो कामयाब हो जाते हैं। अब ईरान में बड़े बड़े टारगेट हासिल किए हैं। मिसाल के तौर पे कासिम सलमानी, इस्माइल हानिया, ईरानी एक सदर है, वो भी शहीद हो गए थे। तो ईरान बार बार यही कहता है कि ये इसराइल कर रहा है और इसराइल से अपनी इंटेलिजेंस के जरिए से ईरान के अंदर कार्रवाइयां करता है। अब पूरी दुनिया को पता था कि इसराइल ईरान पे अटैक करने वाला है। अमेरिका भी कह चुका था, ईरान खुद भी कह रहा था, मशरिक़ वुस्ता में इसके ऊपर बात हो रही थी। दुनिया भर के जितने दिफाई तज्ज़ियाकार हैं वो यही बात कर रहे थे कि किसी भी वक्त इसराइल ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है। तो ईरान ने अपना इंटेलिजेंस का बंदोबस्त तो किया होगा। ईरान ने जो अपने जनरल्स हैं, अपने साइंसदान हैं, उनको महफूज बनाने का बंदोबस्त भी किया होगा। लेकिन इसके बावजूद ईरान को यह देखना पड़ेगा कि बार बार उनके अंदर एक इंटेलिजेंस फेलियर होता है, बार बार उनके अंदर से इंफॉर्मेशन निकलती है और इसराइल को बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। या तो इसराइल इतना एडवांस्ड है कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के बगैर ही ईरान के अंदर मालूमात इकट्ठी कर लेता है, जो कि बहुत मुश्किल है। और अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस है तो फिर ईरान को एक बड़ा ऑपरेशन अपने अंदर भी करना पड़ेगा ताकि वो देखें कि इंफॉर्मेशन लीक होकर कैसे पहुंच जाती है इसराइल तक।
यानी इसराइल ने एग्जैक्ट उन जगहों पर हमला किया जहां पे ईरान का आर्मी चीफ को शहीद कर दिया, जो उनकी पासदाराने इनकलाब है उनके सरबराह को शहीद कर दिया, 2 मजीद बड़े अहम जनरल्स हैं उनको शहीद कर दिया, 70 के करीब लोगों को निशाना बनाया इसराइल ने। ये गुज़िश्ता रात को 70 के करीब लोगों को निशाना बनाया, जिनमें कुछ सिविलियंस भी हैं, लेकिन साइंसदानों को मारा है। और जो अहम नाम सामने आए साइंसदानों के मैं आपको बता देता हूं, ये सारे एटमी साइंसदान थे। अब्दुल हमीद मनोचर, अहमद रजा जुल्फ़िकारी, अमीर हुसैन फ़क़ी, मुतमल्ली ज़ादा, मेहदी तहरानची और फरीदून अब्बासी, ये वो साइंसदान हैं जो ईरान के लिए एटमी हथियार बनाने का काम कर रहे थे या करते रहे हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट और अहम लोग होते हैं, यानी 100 लड़ाका से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक साइंसदान होता है, 1000 लड़ाका से भी बल्कि आप कह सकते हैं, क्योंकि ये वो हथियार बनाते हैं जिनसे कोई मुल्क मुकाबला करता है। अब ईरान जो है वो अपने एटमी हथियार बनाना चाहता है और इसराइल को ये लगता है कि ये एटमी हथियार उनके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा जनाब कि ईरान के पास वो मिसाइल मौजूद हैं और बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो इसराइली सरजमीन तक आ सकते हैं और आकर हिट कर सकते हैं। इसराइल के पास एक आयरन डोम एक सिस्टम है। एयर से भी ये मौक़िफ़ आया कि उर्दन की फ़िज़ाई हदूद में ईरान की जानिब से आने वाले ड्रोन्स को नकारा बनाया गया या गिराया गया है। इस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म का यह कहना है कि अगर ईरान अपने एटमी हथियार बना लेता है जिसके वो बहुत करीब पहुंच गया है, तो यही मिसाइल जब कल को इसराइल की तरफ आएंगे बहुत जल्द, तो ये एटमी हथियारों से या सलाहियत से लैस होंगे, तो फिर इसराइल की तबाही है। ये इसराइल ने ये खौफ फैला के इसको जवाब बनाया है ईरान के ऊपर अटैक का। ईरानी जनरल्स भी कत्ल किए, उनको भी मारा, शहीद किया, और साथ में उनके साइंसदानों को भी शहीद किया और बड़े अहम मुकामात के ऊपर अटैक किया। अब ये इंफॉर्मेशन निकल जाना और इसराइल का इसमें कामयाब हो जाना, यह मुल्क है बिल्कुल बहुत ही छोटा सा मुल्क है। इसके साथ उर्दन है, उर्दन के बाद आगे इराक है, उसके बाद ईरान है। लगभग 2150-52 किलोमीटर का फासला है। ये इतने बड़े फासले से आकर जो इसराइली फ़ज़ाइया है वो अटैक करे या उनके हथियार जो है वो वहां पहुंचे और ईरान में आकर अटैक करें, तो 2 मुसलमान मुल्कों के ऊपर से वो गुजर कर जा रहे हैं। उर्दन के ऊपर से इसराइली हथियार जाते हैं और जाकर ईरान के ऊपर गिरते हैं, तो उर्दन ना इंटरसेप्ट करता है, ना वार्निंग जारी करता है, ना उन्हें रोकता है, कुछ नहीं करता। लेकिन जब ईरान की जानिब से कोई चीज़ इसराइल की तरफ जाती है तो उर्दन बाकायदा क्लेम करता है कि हमने उसको नकारा बना दिया, क्योंकि हम अपनी फ़िज़ाई हदूद को किसी भी जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि उर्दन ने अगर ये फार्मूला रखना है तो इसराइल और ईरान दोनों के लिए रखना है ना, कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हमारी फ़िज़ाई हदूद को आप लोग इस्तेमाल ना करें, ना इसराइल करे ना ईरान करे। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ईरान की तरफ से कोई चीज़ आती है, वो गिराते हैं, वो कहते हैं जनाब हमने इसको नकारा बना दिया। इसराइल की तरफ से जाती है, वो खामोशी इख्तियार करते हैं, इसके बारे में बोलते ही कुछ नहीं, बताते ही कुछ नहीं। दूसरा, कुछ जो दिफाई तज्ज़ियाकार है वो ये दावे कर रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि इतने भारी हथियारों के साथ इसराइली तैयारे मूव करें और वो जाएं और जाकर ईरान में कार्रवाई करें और रीफ्यूलिंग के बगैर वापस आ जाएं। रीफ्यूलिंग का मतलब ये है कि आपको ईंधन चाहिए होता है ना जहाज़ों को उड़ने के लिए, जेट्स को, और ये एक बड़ी लंबी परवाज़ है, यानी 2100-2200 किलोमीटर आप जा रहे हैं।